MSNBC ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को इतिहास में सबसे अधिक ध्रुवीकृत वाला बताया। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि इस चुनाव में अमेरिकियों को विश्वास करा दिया गया। सोचिए कि कैसे इतने पावरफुल कंट्री में, जहाँ पे लोग रहते हों, जहाँ विकसित लोग रहते हों, वहाँ यह विश्वास लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि दूसरा उम्मीदवार जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट थे के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर सकते हैं। इस कारण लोगों के मन में एक डर क्रिएट हुआ और उन्होंने वोट उनके अगेंस्ट में डाल दिया। आधुनिक दुनिया में ध्रुवीकरण को सोशल मीडिया, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कंटेक्स्ट में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, एक मेरियम वेबस्टर अमेरिका के प्रमुख शब्दकोश डिक्शनरी है जिसने पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण को 2024 का वर्ष का शब्द चुना है। ये कितनी खराब बात है। जहाँ हमें विकास का शब्द सबसे पहले रखना चाहिए था, जहाँ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द को सबसे आगे रखना चाहिए था, जहाँ स्पेस को आगे रखना चाहिए था, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट को आगे रखना चाहिए था, ह्यूमैनिटी को आगे रखना चाहिए था, तो आज विश्व ने जो सबसे वर्ष जो चुना गया 2024 का, वो चुना है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के कारण ऐतिहासिक, आधुनिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तथा आर्थिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, परिणाम और कम करने के उपाय और निष्कर्ष देखेंगे। इस सवाल पे आप चिंतन मनन करिए, इससे आपके दिमाग के जो सोचने की क्षमता है वो अलग अलग डायमेंशंस में सोचेगी। आगे इसका डिस्कशन हम कर ही लेंगे। ध्रुवीकरण अर्थात सिंपल शब्दों में कहें विभाजन, जो कि समाज में, राजनीति में, सांस्कृतिक तौर पे देखा जा सकता है। समाज, समूह या राजनीतिक विचारधाराएं तीव्र विरोधाभास की स्थिति में पहुंच जाती है ध्रुवीकरण में। जैसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए, मान लीजिए ए और बी है। ए के कुछ विचार हैं और बी के भी कुछ विचार हैं। तो ए यदि अपने विचारों को इस बी पे ना थोपे और बी इनके विचारों को, अपने विचारों को ए पे ना थोपे, बल्कि दोनों एक दूसरे के विचारों पे शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्यपूर्ण तरीके से और बेहतर दृष्टिकोण से, बहुआयामी दृष्टिकोण से एक दूसरे को सुने, समझे और बेहतर विचार को अपनाएं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये भी बहुत एक्सट्रीम है, अपने विचारों के साथ बहुत ही गहराई के साथ चिपका हुआ है, बी भी अपने विचारों के साथ बहुत गहराई से चिपका हुआ है। हो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में संवाद कम हो जा रहा है, डिवीजन हो रहा है और तीसरे लोग आ रहे हैं और इन दोनों के बीच में और घुस जा रहे हैं और इन दोनों के विचार को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित और गहरा कर रहे हैं। तो ध्रुवीकरण इस तरीके से बढ़ रहा है विभाजन के माध्यम से। और यह केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक व्यापक वास्तविकता आज बन चुकी है। जैसे बोला जाता है ना कि समाज में कोई घटनाएं अभी थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन आज ध्रुवीकरण वास्तविकता बन चुकी है, जो आप अपने भी देश और समाज में देख सकते हैं। इसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम कहा जा सकता है। देखिए, जब राजनीतिक तौर में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता में नए नए पार्टियों का पदार्पण होता है, नई पार्टियां आती हैं, तो एक नई विचारधारा लेकर आ जाती है जिसमें कि निगेटिविटी भी हो सकती है। कोई राजनीतिक पार्टी का आधार धर्म ही हो, जो धर्म के आधार पे लोगों को बांटे, कोई जाति के आधार पे बांटे, तो कोई कुछ अन्य स्तर पे बांटे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और समाज में, कोई समाज यदि अपने धर्म को, अपने संस्कृति को महान बड़ा सिर्फ बोले और दूसरे को इग्नोर कर दे, उसकी बातों को थोड़ी भी अहमियत ही ना दे, तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं परिणाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का। आर्थिक परिवर्तन भी होता है तो ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि 70 के दशक में ध्रुवीकरण का बढ़ावा देखा जा सकता है जब आर्थिक संपन्नता आती है। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में जो जीते थे, उस समय ये माना गया था राजनीति और समाज में विभाजित अमेरिका की धारणा को और मजबूत कर दी थी। क्यों? क्योंकि फर्जी खबर को बहुत बढ़ाया गया था। पोस्ट ट्रूथ युग की लहर बढ़ गया था। पोस्ट ट्रूथ एक ऐसी विचारधारा है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप बहुत लोगों को ऐसा देखेंगे कि कोई व्यक्ति एक ही तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उसके माइंड में जो डाल दिया गया, जो बता दिया गया, उस पे ही वो पूरी तरीके से चिपक गया है और वो अपना जो विवेक है, जो तार्किक शक्ति, जो उसके पास क्षमता है, उसको खोकर वो उसी विचारधारा से चिपका है, जो कि आज के समय में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका गहरे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजनों से परिभाषित होता दिख रहा है। जब 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ये सब पहले भी था, लेकिन अब ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है।
और 2024 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जीत की में तो और आप देख सकते हैं, जैसा कि ये ध्रुवीकरण 2024 का शब्द चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव को MSNBC ने राष्ट्रपति चुनाव 2024 को इतिहास का सबसे अधिक ध्रुवीकृत वाला बताया है। फोर्ब्स ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि सांस्कृतिक ध्रुवीकरण कार्यस्थलों में एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। देखिए, अगर किसी भी तरह का ध्रुवीकरण होता है तो लोग बंटते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना भी पनपती है। तो जब ये लोग एक ही कार्यस्थल पर एक ही जगह पे कई लोग काम करेंगे तो इनके बीच में भी तो डिवीजन आएगा। तो कोई काम यदि इनको मिलकर करना होगा दो लोगों को, तो ये काम करेंगे कैसे? क्योंकि इनके मन में तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नफरत है और अपने विचार से ये बहुत गहराई के साथ चिपके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जो है कार्यस्थलों में एक गंभीर चुनौती बन सकता है। आप भी कहीं यदि कार्य करते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, तो किसी भी तरीके का डिवीजन कैसे आपके मन में नकारात्मक और नफरत पैदा करता है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसने कहा कि फार लेफ्ट अत्यंत वामपंथ और फार राइट अत्यंत दक्षिणपंथ। एक समय हम लोग वामपंथ और दक्षिणपंथ सुनते थे, अब चीज़ें क्या हो रही है, एक्सट्रीम हो रही है। ठीक है, इस तरीके के शब्द अब आ रहे हैं। तो चुनाव इतना विभाजनकारी था अमेरिका में कि कई अमेरिकियों को ये विश्वास हो गया कि दूसरा उम्मीदवार अमेरिका के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद ध्रुवीकरण अमेरिका से परे भी वैश्विक स्तर पर मौजूद है, जिसकी झलक आप फ्रांस, भारत, कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान में देख सकते हैं कमोबेश। हमारे राजनीतिक कार्यस्थल या घर में दूसरी तरफ की असंवेदनशीलता हमें चकित करती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज में किस तरीके से असंवेदनशीलता बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति की कहीं पे किसी तरह की समस्या हो रही है तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और हम बनाम वे का विभाजन बहुत खतरनाक विभाजन है। जैसे कि आप और मैं, तो आप हमसे अलग अपने आप को पूरी तरीके से देख रहे हैं और मैं अपने आप को आपसे देख रहा हूँ। जब ये बड़े लेवल पे, समाज के लेवल पे आ जा रहा है, देश के लेवल पे आ जा रहा है, तो हम और वे पे बन जा रहा है और अलग अलग विचारधारा के साथ हम इतने स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं कि ये विभाजन और गहरा होता जा रहा है। इसके कारण क्या है? देखिए, इसके ऐतिहासिक कारण हम पहले देख लें। क्योंकि कुछ ना कुछ जो प्रेजेंट में है वो कहीं ना कहीं पास्ट से लिया गया है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन 50-60 का जो था, जहाँ पे अमेरिका में नागरिक अधिकारों के संघर्ष हुआ करते थे, सांस्कृतिक विभाजन किए थे। क्यों? क्योंकि एक समय अमेरिका में भी नस्लीय समानता की मांग और इसका विरोध जोर शोर से बढ़ गया था। क्योंकि वहाँ आप जानते हैं काले गोरे का भेदभाव बड़े लेवल पे देखा जाता है, जो कि प्रेजेंट में भी है। तो इस तरीके के संघर्ष ने कहीं ना कहीं प्रेजेंट के जो समाज है उसमें ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। धन्य और असमानता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 70 के दशक में आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन ये जो संपत्ति का जो आय हुआ, जो बढ़ा, वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों में बहुत कम हो गया। तो इसके कारण भी वर्ग में लोग बंटने लगे। उसके बाद राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव हुआ, जैसे उदारवादी, उसके बाद रूढ़िवादी विचारधारा के बीच विभाजन बढ़ गया। कुछ लोग उदारवादी विचारधारा से जुड़ गए, कुछ लोग रूढ़िवादी से, और ये चीज़ें एक्सट्रीम हो गई। एक्सट्रीम ही नहीं होना है ना, इन दोनों को मिक्स करके संतुलन बनाना है, जो कि गौतम बुद्धा मध्यम मार्ग का रास्ता बताते हैं। उसके बाद आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि क्या हमारे, जैसा कि हमने पहले सवाल किया था कि क्या सोशल मीडिया नेटवर्क राजनीतिक विचारों को प्रभावित करता है, या आपकी सामान्य विचारों को प्रभावित करता है, या लोगों के राजनीतिक या सामान्य विचार ये सोशल मीडिया नेटवर्क को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब अब इसको ढूंढते हैं। आज की राजनीतिक ध्रुवीकरण सोशल मीडिया और व्यक्तिगत बातचीत के बीच बढ़ती खाई के कारण अधिक बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी निगेटिव विचारधारा, नफरत वाली विचारधारा जब बढ़ेगी, और सोशल मीडिया चूंकि इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है, फैलाता है, तो ध्रुवीकरण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया एक दर्पण के बजाय एक प्रिज्म हो गया है। जैसे आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो जो आप वास्तविक होते हैं वैसा दिखते हैं। यदि आपका नाक बड़ा होगा तो आपका नाक बड़ा दिखेगा, आपके यदि बाल बड़े होंगे तो बाल बड़ा दिखेगा। तो आपको वास्तविक रूप से आपका दर्पण अवगत कराता है। लेकिन जो आज की जो समाज हो गई है वो एक प्रिज्म की जैसी हो गई है। जैसे आप प्रिज्म में देखेंगे तो आप खुद ही टुकड़ों में दिखेंगे, यानी कि आपके विचारों में विभाजन दिखेगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो लोग को खुद को और दूसरों को देखने के तरीकों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। जब हम एक दूसरे को कंफ्यूजिंग वे में देखेंगे,
हमारे मन में द्वंद्व होगा, संदेह होगा, नफरत होगा, गुस्सा होगा। तो इस तरीके से हम एक दर्पण के बजाय क्या हो जाएंगे, प्रिज्म की तरह हो जाएगा। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी सोशल मीडिया और हमारे जीवन के तरीकों को बदल रही है। हम बनाम के जो ये नई विचारधारा है वो बहुत तेज़ी से गहरा हो रही है, बहुत लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि समाज और राजनीतिक और संस्कृति की इस गहराई में और नीचे उतरती जा रही है, जिससे दुनिया और अधिक ध्रुवीकृत हो रही है। तो हम कह सकते हैं, जिसका सवाल हमने आपसे पहले किया था कि क्या सोशल मीडिया हमारे विचार को या हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण को तेज किया है और हमारे आकार को भी। देखिए, कोई व्यक्ति ने अपने हिसाब से अपने आर्थिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए एक तरीके का विचार दिया, तो वो एक व्यक्ति ही दिया और उस विचार को उसने फैला दिया, हमारे दिमाग में डाल दिया। तो वो क्या हुआ कि हमारा विचार ना रहा, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने किसी अन्य के विचार को आत्मसात कर लिया, क्योंकि हमने अपना तार्किक क्षमता, अपना जो एक तर्क की कसौटी पे चीज़ों को परखना था, उसे हमने खो दिया और भावनाओं में बहकर हमने उस चीज़ को अपना लिया जो वास्तविकता के साथ हमें अपनानी नहीं चाहिए थी। फेक न्यूज़ और गलत जो सूचना है ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें फर्जी खबर, पक्षपाती सामग्री समाज को विचारधारा के रूप में बांट रही है। एआई एल्गोरिदम जो ऐसे कंटेंट को आज प्राथमिकता देते हैं जो विवादास्पद और उत्तेजक हो। चूंकि देखिए, जो लोग आज इस तरीके के टॉपिक को, विवादास्पद और उत्तेजक टॉपिक को बहुत तेज़ी से पसंद करते हैं। तो जो एल्गोरिदम होता है ना किसी सोशल मीडिया का, जैसे कि यूट्यूब का या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक का, वो वही चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे जिसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो इस तरीके के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि समाज में हर वर्ग तक इसी तरीके की चीज़ें पहुंच जा रही है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति इस चीज़ को अपनाना भी नहीं चाहता हो, इस तरीके कंटेंट को पसंद भी नहीं करता हो, इतना उसके पास जाता है, उसके आसपास के लोग इतने चीज़ों का जिक्र करता है कि हर व्यक्ति में इस तरीके का कंटेंट की विचारधारा प्रमोट हो रही है, उसका बीजारोपण होता जा रहा है और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, जिससे विभाजन और ध्रुवीकरण और बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक रणनीति, नेताओं ने भी ध्रुवीकरण को अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया है, बांटा है लोगों को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अन्य कई आधार पे। जब लोग तर्क खो देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो ये ध्रुवीकरण कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे अमेरिका में ट्रंप का MAGA आंदोलन, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, काला गोरा इत्यादि प्रवासी के मुद्दों में काफ़ी ये सब चीज़ें ध्रुवीकरण देखा गया। यूरोप में प्रवासियों के मुद्दे ने भी इस रणनीति का उदाहरण है। यूरोप में भी कई देश प्रवासी के मुद्दों पर ध्रुवीकरण का शिकार होते हैं। हालांकि इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे, मतलब इतिहास में भी आप इस चीज़ को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्तमान राजनीतिक माहौल से यह स्पष्ट है कि अतिवादी विचारों की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये लोकप्रियता प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है, खासकर सोशल मीडिया के बाद आने के बाद, और राजनीतिक जो खराब दिशा में जा रही है उसके कारण भी। लेकिन ये पहले भी ये था। लेकिन नोलन मैकार्टी का तर्क यह है कि ये विभाजन कई दशकों से विकसित हो रहा है और राजनीति और समाज की संरचना में गहराई से निहित है। सही बात है, मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट में जो भी हालात हैं उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी पास्ट में होता है। तो अमेरिकी संस्कृति ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन दुनिया का हो रहा है, तो विचार और संस्कृति में बदलाव तो आने लाजमी है। अब चूंकि वो सकारात्मक हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक समूहों के संबंधों, भाषा तथा व्यवहारिक मानकों में बदलाव हो रहा है। कॉलेज डिग्री के महत्व में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद देखिए 50 और 60 के दशक के नागरिक अधिकार संघर्षों ने आज के पक्षपाती सांस्कृतिक संघर्षों को प्रभावित किया। इसका डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है। 70 के दशक में आर्थिक संपन्नता आई, लेकिन विभाजन भी बढ़ गया आर्थिक आधार पे। इसके कारण ध्रुवीकरण और गहरा हो गया। सांस्कृतिक कारण में आप देख सकते हैं पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच में संघर्ष। पास्ट की मान लीजिए कोई मूल्य है और प्रेजेंट की कोई मूल्य है, तो क्या होता है कि जो पास्ट की मूल्य होती है, प्रेजेंट के कुछ लोग इस चीज़ को धीरे धीरे इनकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। अब ये जो इनकार कर रहे हैं और ये जो स्वीकार कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आएगी। उसके बाद जैसे LGBTQ के कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। नस्लीय समानता है कि बढ़ावा देने के लिए भी संघर्ष होता रहता है। धार्मिक पहचान के आधार पर भी भेदभाव होता है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करती है तो ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है। भाषा और सामाजिक मानदंडों का बदलाव होता है, जैसे सामाजिक समूहों के बीच में संवाद बढ़ता है। अगर आप किसी भी आधार पर भेदभाव होता है, राजनीतिक नेता आपको अगर विचार, धर्म, जाति किसी भी आधार पर बांट रहा है तो समाज में संवाद की धीरे धीरे कमी होने लगती है। संवाद की कमी दुनिया में जो समस्या का सबसे बड़ा कारण माना जाती है। दो व्यक्ति के बीच रिश्तों में भी अगर बेहतर रिश्ता करना है तो संवाद को कभी बंद नहीं करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा, असमानता, आय और रोजगार में असमानता ने समाज में हताशा और गुस्से को बढ़ावा दिया है और ये भी ध्रुवीकरण को और बढ़ावा दिया है। जब रोजगार वगैरह नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं रहेगी तो ऐसे लोगों को प्रभावित करना ज़्यादा आसान होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए या किसी भी पूंजीवादी व्यक्ति के लिए अपने प्रोडक्ट को चाहे बेचना हो या फिर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनका इस्तेमाल करना हो। वैश्वीकरण का प्रभाव, कुछ समूहों ने वैश्वीकरण से लाभ उठाया है जबकि कई से वंचित रह गए। दुनिया में जब भी कोई बदलाव होता है तो आप देखेंगे कि उस बदलाव का फायदा कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा लेता है, कुछ वर्ग बहुत कम। जैसे आप 5G टेक्नोलॉजी है, AI है, तो कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो जो इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करेगा वो ज़्यादा समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न होगा। और जो लोग, जैसे आप गांव में भी देखेंगे कि गांव में ये टेक्नोलॉजी 5G AI वगैरह अभी बेहद कम है। गाँव में तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी फास्ट भी नहीं है। थोड़े बहुत कुछ गाँव में आप देखेंगे ये बदलाव, लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही देश में आप देखिए किस तरीके से जो आर्थिक आधार पे या वैश्वीकरण के आधार पे हम बटे हुए हैं कि वैश्वीकरण में जो जो बदलाव हो रहा है हर व्यक्ति को एक समान रूप से नहीं मिल रहा है। ध्रुवीकरण के क्या परिणाम होंगे? नीति निर्माण कठिन हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई पार्टी जब सत्ता में आएगी, जब सत्ता में बैठेगी, तो जिस विचारधारा के साथ ये पार्टी आई है, जिस विचारधारा के साथ इनके नेताओं ने लोगों को प्रभावित किया है जो वास्तव में जरूरी नहीं थी उस देश और समाज के लिए, तो अब उस विचारधारा के अनुसार ही उन नीति निर्माण बनाएंगे। जबकि नीति निर्माण उनको इस वास्तविकता के साथ बनानी चाहिए थी कि व्यक्ति का व्यक्तिगत और बहुआयामी विकास हो सके, जैसे आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। वो नई नई वैश्वीकरण के बदलाव के साथ उसको जोड़ना चाहिए था। लेकिन चूंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई नेता धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कुछ अन्य आधार पर यदि सत्ता में आएगा तो उस विचारधारा को फॉलो करेगा। जो वास्तविक नीति निर्माण की जरूरी होगी वो उसे नहीं करेगा या बहुत कम करेगा। हम बनाम वे की जो मानसिकता है वो भी राजनीतिक संवाद को कमजोर करती है। जब इस तरीके से डिवीज़न होगा कि मैं और आप टाइप के डिवीज़न होंगे तो वो चीज़ें काफ़ी दिक्कत करेगी, समाज को कमज़ोर करेगी। समाज का कमज़ोर होना समस्या का बहुत बढ़ जाना हो जाएगा। अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। देखे होंगे किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां टूट जाती है, कोई दूसरी पार्टियां सरकार बना लेती है, सरकार अस्थिर हो जाती है। जैसे 2024 के अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के समर्थनों के बीच तीव्र तनाव हो गया। आप भारत में भी देख सकते हैं। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण, जैसे समुदाय और समूहों के बीच विश्वास की कमी बढ़ती है। ये तो पहले भी हमने डिस्कशन किया। नस्ल, धर्म और जातीयता के आधार पे संघर्ष बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ता है। विभाजन और विवाद लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। आप न्यूज़ मीडिया को आप देखते होंगे, दिन भर जो भी नफरत फैलाते हैं, डिवीज़न का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन कई लोग इसमें इतना ढल जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। आर्थिक प्रभाव, जैसे आर्थिक असमानता बढ़ेगा। ध्रुवीकरण ने संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अब एक पार्टी या कुछ लोगों को ही सिर्फ नेतृत्व मिलेगी तो उसके इनके आधार पर यदि उन्होंने सत्ता में आए हैं, बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संसाधनों का वितरण असमान तरीके से करेंगे। इससे गरीबी, अमीरी की खाई बढ़ जाएगी। उसके बाद नौकरी और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता और कारोबारी विश्वास कमज़ोर होंगे। जब एक जगह लोग बैठेंगे और वहाँ पे किसी तरह का डिवीज़न होगा तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता वर्ग और कारोबारी वर्ग में कमी आएगी। वैश्विक प्रभाव क्या होगा? देशों के बीच सहयोग को कमज़ोर होंगे। देखिए, एक समय में वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का, स्पेस का, इन सब चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा के और सहयोग करके आगे बढ़ा जा सकता था। तो ऐसे में कई देश लड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे अमेरिका, चीन भी देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान भी देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है बजाय कि विकास को।
मध्यपंथी का ह्रास हो रहा है, जैसे कि मध्य में कोई है ही नहीं, या तो बहुत उग्रवादी हो जा रहा है या तो चरमपंथी विचारधारा हो जा रहा है। सब कोई अपने अपने साइड चला जा रहा है, मिडल में कोई नहीं रहना चाहता है जो तर्क के साथ, समझदारी के साथ, धैर्य के साथ, ज्ञान के साथ चीज़ों का विश्लेषण करे और उसका सही निष्कर्ष निकाल के जो समाज और उस व्यक्ति के लिए जरूरी है उसका अनुसरण करे। ध्रुवीकरण को कम करने के उपाय सबसे जरूरी है कि संवाद को बढ़ाया जाए। संवाद बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगी और सार्वजनिक चर्चा के लिए मंच को बनाया जाए जहाँ पे सभी वर्ग के लोग वहाँ पे अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करें। किसी व्यक्ति के अंदर कोई नफरत है, गुस्सा है, कोई भी विचार हो तो वहाँ पे वो निकालेगा। चर्चा होता है तो आदमी के अंदर विश्वास पैदा होता है और विश्वास पैदा होता है तो चीज़ें बेहतर होती है। सोशल मीडिया में भी सुधार करना चाहिए, फेक न्यूज़ की निगरानी करनी चाहिए, एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए जो फर्जी खबरों, भ्रामक सामग्री को नियंत्रित करती हो। ऐसे एल्गोरिदम बनाया जाए जो कि नफरत फैलाने वाली या कोई भी ऐसी सामग्री लोगों तक प्रस्तुत ना करे जो कि उनके लिए सही, समाज के लिए हानिकारक है। हम पूरी तरीके से कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, उदारीकरण के हम भी पक्ष में हैं, लेकिन ये जरूरी है कि समाज में ऐसे कंटेंट या विचारधारा ना फैले जो वास्तव में भविष्य में चीज़ों को बहुत दिक्कत कर सकती है। नागरिक को शिक्षित किया जाए, आलोचनात्मक सोच और सही सूचना का मूल्यांकन करने के लिए उनको सशक्त बनाया जाए ताकि वो किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से समझ सके। आर्थिक सुधार बहुत ज़रूरी है, ये आज के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस असमानता को कम करने के लिए सही नीति लागू की जाए ताकि हर वर्ग को या जो अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है उसको सही तरीके से समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके ताकि वो अपने आप को अलग थलग ना पाए। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सभी को मिलना चाहिए, किसी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को सोचा जाए, उसके लिए काम किया जाए, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। नहीं तो थ्योरेटिकली रूप से कितना भी हम बात करें, कितने भी नीति निर्माण बने, अगर ज़मीनी स्तर पे चीज़ें नहीं लागू हो रही है तो फिर इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। मध्यमपंथी नीतियों को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। आज हम एक एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज़ें बढ़ रही है उससे हटकर फिर से मध्यम संतुलन बनाने का प्रयास हमको करना चाहिए। उसी आधार पर नीतियाँ भी बनानी चाहिए। सभी वर्गों और समूहों को साथ लेकर चलने का पहल करना चाहिए। इसमें कई एनजीओज भी भूमिका निभा सकते हैं, कई ग्रेट पीपल भी निभा रहे हैं और उसमें निभा सकते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष पे अब इसका ध्यान दे लेते हैं कि ध्रुवीकरण आज की दुनिया का एक कड़वा सत्य है जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर रहा है। कुछ चीज़ें देखिए समाज में कड़वी होती है, सत्य होती है और समाज उसको कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि वो नुकसानदेह है अपना लेता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। हालांकि इसके कारण जटिल है। इसको देखिए इतना आसान नहीं। हमने जो एनसीईआरटी के एडवांस क्लासेस पढ़ाए हैं आप उसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से विविधता जीवन को समृद्ध बनाती है, लेकिन साथ में विविधताएं कई तरह की जटिलताएं भी लाती है। तो आप इसको प्रकृति कह सकते हो, कम्प्लेक्सिटी, जो समाज में कहीं ना कहीं इसे नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। बिना सक्रिय कदम और एक साफ नियत, ईमानदारी के साथ उठाए ये चीज़ें इतनी कम हो नहीं पाएगी। उसके लिए सहिष्णुता, संवाद, समावेशी नीतियों के माध्यम से समाज और देशों के बीच विभाजन को कम किया जा सकता है। ध्रुवीकरण को रोकना न केवल आवश्यक है बल्कि शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। तो आज का डिस्कशन कैसा आपको लगा? आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई भी सुझाव हो तो कृपया दें, हम उसे, अगर वो उपयोगिता उसकी सही रहती है तो हम उसे लागू करेंगे। धन्यवाद।